हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। 2 टॉपिक्स बचे हैं, उन्हें भी कंप्लीट करते हैं और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस करने का मेन मकसद तो पैसा कमाना होता ही है। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। लेकिन एक बिजनेस के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो उसे कंसिडर करके चलने पड़ते हैं। तो 3 टाइप्स के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल। अब ये हैं क्या, इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि जो कि बिजनेस के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि बिजनेस के अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जितने भी होते हैं वो आते हैं इकोनॉमिक में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मतलब आपकी क्या रेपुटेशन है, आपकी क्या गुडविल है। देखो, मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से क्या अलग ऑफर कर रहे हो, पब्लिक में कस्टमर्स तक क्या अलग पहुंचा रहे हो, वो किस में आता है, मार्केट स्टैंडिंग में। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आपकी क्या पोजीशन है इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, कि आप किस पोजीशन पे हो। हर एक बिजनेस यही चाहता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकले, तो उसके लिए उसे कुछ अलग ऑफर करना पड़ेगा टू द कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब कि आप नए मेथड्स को यूज कर रहे हो, नई टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कुछ यूनिक वे में आप क्रिएटिविटी को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी गुडविल भी जनरेट होगी, आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रेफरेबल माने जाएंगे कस्टमर्स के द्वारा, उसके साथ साथ आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे भी निकल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि आप कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हो। आपको देख के चलना है कि हम अपने इनपुट के कंपैरिजन में, रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा हो और आउटपुट इतना जनरेट ही ना हो। मतलब आपकी क्या कैपेसिटी है, कि अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, आपकी कैपेसिटी है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, बट अगर आप केवल 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। आपको 100 तो प्रोड्यूस करनी ही होंगी, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एक बिजनेस की, उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा और उतना ही ज़्यादा बिजनेस ग्रो भी करेगा। तो आपको देख के चलना है कि एक बिजनेस की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। क्लियर। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। फिजिकल रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज आएंगे, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल, आपकी मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, लैंड, ये सब किस में आएंगे, फिजिकल रिसोर्सेज में। और अल्टीमेटली इन्हें परचेज करने के लिए फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फंड्स चाहिए, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी जरूरत है। तो आपको देख के चलना है एज अ बिजनेस कि आप इन रिसोर्सेज को कम कॉस्ट पे अरेंज कर पाओ और उन्हें एफिशिएंटली यूटिलाइज करो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका बिजनेस ग्रो कर पाए। क्लियर। और लास्ट आता है इकोनॉमिक में अर्निंग प्रॉफिट्स। अब अल्टीमेटली पैसा कमाना भी तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही है। एक बिजनेस का मेन मकसद क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्निंग, तो वो भी किसका पार्ट बनता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का। क्लियर हुआ कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास 5 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले मार्केट स्टैंडिंग, सेकंड था इनोवेशन, उसके बाद प्रोडक्टिविटी, देन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और उसके बाद क्या आता है, अर्निंग प्रॉफिट्स। क्लियर। तो ये थे एक बिजनेस के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव, जिसमें जो कि क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर हुआ। अब समझो, एक बिजनेस ने अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे कर लिए, लेकिन एक जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी में रह के ऑपरेट करता है। मतलब जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, कौन देता है, सोसाइटी तो देगी। तो ये एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करे। तो वो सभी किस में आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। मतलब आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, जैसे कि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर करो, रीजनेबल रेट्स पे प्रोडक्ट ऑफर करो, किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन ना करो, कस्टमर्स के साथ चीटिंग मत करो, अडल्ट्रेशन ना करो, कहते हैं ना मिलावटी प्रोडक्ट्स, उस तरह के प्रोडक्ट्स आप ना ऑफर करो। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करोगे एक पूरे साल में, उसका कुछ परसेंटेज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ज़रूरत है, तो जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उन्हें हायर करो। आप देखो कि बैकवर्ड एरियाज़ में अगर कोई लोग हैं जो कि कैपेबल हो, जिन्हें काम करना आता हो, उन्हें काम पर रखो। इससे क्या होगा, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पाएगी।
और आप अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि वही कस्टमर आपकी दुकान पे बार बार आए। इससे क्या होगा, अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करोगे, अगर आप अच्छे रिलेशंस मेंटेन करोगे, कस्टमर्स के साथ अच्छे तरह से बिहेव करोगे, तो आपकी जो गुडविल है वो भी जनरेट होगी और अल्टीमेटली आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करके चलना है। क्लियर हुआ? अब आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे कर लिए, आपने सोसाइटी के लिए भी काम करा, लेकिन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए भी तो काम करना है। तो वो आते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, मैनेजर कौन है? जो आपके बिजनेस को मैनेज करेगा, जो देखेगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो उनकी डेवलपमेंट पे भी काम करो। आप देखो कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ताकि वो और बेटर वे में काम कर पाएँ। बिजनेस की भी ग्रोथ होगी और उस मैनेजर की, उन मैनेजर्स की भी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देख के चलनी है। सेकेंड इज वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब जो वर्कर्स, जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप देखो कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दो, उनकी करियर प्लानिंग करो, उन्हें मोटिवेट करो, एनकरेज करो। इससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ होगी, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपके बिजनेस की। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सामान बेचोगे, सेल्स बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने वर्कर्स की सैलरी या बोनस बढ़ाओगे, तो उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। आप देखो कि वो कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करें। उनकी डेवलपमेंट पे भी हमें काम करके चलना है। वो किस में आता है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। क्लियर हुआ? तो 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक बिजनेस के। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी और ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को एनसीईआरटीज़ में मिल जाएंगे। हेडिंग्स उसमें इस तरह से गिवन नहीं है, तो आप एग्जामिनेशन में इस तरह हेडिंग बना के आना, 3 हेडिंग्स बना के आना, आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन जाएगा। ठीक है, so now let's discuss the last topic of this chapter, that is what are the factors that are to be considered before starting a business। अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले क्या बेसिक फैक्टर्स आपको कंसिडर करके चलने होंगे। तो एनसीईआरटी में कुछ 10 पॉइंट्स गिवन है, उन्हीं को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। अब देखो, आपने सोचा है कि हमें बिजनेस करना है, तो पहले ये तो सोचो कि आप गुड्स में डीलिंग करोगे या फिर सर्विसेज ऑफर करोगे। अगर गुड्स में भी डीलिंग करोगे तो क्या बेचोगे? आप फुटवेयर में डीलिंग करोगे, गारमेंट्स बेचोगे, आप स्टेशनरी का बिजनेस करना चाहते हो, टॉयज का बिजनेस करोगे, ठीक है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करोगे, बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको देख के चलना है कि हम किस टाइप का बिजनेस करेंगे। दूसरी बात, आपको डिसाइड करनी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करोगे या फिर ट्रेडिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आप खुद ही प्रोडक्शन करोगे, सामान बनाओगे भी खुद ही और उसे बेचोगे। ट्रेडिंग मतलब आप सामान बना बनाया खरीद के रेडीमेड खरीदोगे और उसे सेल ऑफ करोगे। तो ये चीज़ भी आपको देख के चलनी होगी। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है साइज ऑफ द फर्म। अब हमें डिसाइड करना है कि आप बिजनेस अगर करना चाहते हो तो किस स्केल पे करोगे, बड़े स्केल पे करना चाहोगे या फिर छोटे स्केल पे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिसोर्सेज की जरूरत होगी। कैसे कि अगर आप बड़े स्केल पे काम करते हो, अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करोगे तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगी, लेबर भी ज़्यादा चाहिए होगा, कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा। बट अगर आप छोटे स्केल पे काम करोगे तो रिसोर्सेज भी कम, कैपिटल भी कम, लेबर भी कम। तो मतलब आपको ये देख के चलना है कि आप छोटे स्केल पे काम करोगे, एक ठीक ठाक मीडियम लेवल स्केल पे काम करोगे, या फिर आप एक लार्ज स्केल पे काम करोगे। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आपको डिसाइड करना है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या है, आप डिसाइड करोगे कि आपकी ओनरशिप का क्या फॉर्म होना चाहिए, क्या टाइप होना चाहिए। देखो, अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं बिजनेस के। आप अकेले बिजनेस कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप। आप चाहते हो कि हम 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें, यानी कि पार्टनरशिप। आप एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कर सकते हो। तो बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ आपको डिसाइड करके चलनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज चाहिए होंगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। दूसरा, साइज ऑफ द फर्म का साइज डिसाइड करना है। और थर्ड इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। इतना हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे कि हम अपना बिजनेस कहाँ सेटअप करें। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ के डिसाइड करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने अपना बिजनेस किसी सुनसान जगह पे खोल दिया तो वहाँ पे तो कस्टमर्स ही नहीं आ पाएंगे। तो मैं सामान बना के अपने पास रखूंगी थोड़ी ना,
सामान बेचना भी तो है। तो आपको एक ऐसी लोकेशन डिसाइड करनी है जहाँ पे कस्टमर्स आसानी से रीच आउट कर सके, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत आसानी से अवेलेबल हो। ठीक है, एक प्राइम लोकेशन देखो जहाँ पे आपको बहुत आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, लेबर मिल जाए, कस्टमर्स आसानी से आ सके, वहाँ पे पावर सप्लाई हो। ठीक है, उसके साथ साथ वाटर सप्लाई भी बहुत ईजिली अवेलेबल हो। तो एक ऐसी लोकेशन आपको डिसाइड करके चलनी होगी। ठीक है, एक प्राइम लोकेशन। सिंपल बात है ना कि दो तरह के बिजनेस हैं, एक जो कि एक प्राइम लोकेशन पे सेटअप है और एक जो कि बहुत सुनसान जगह पे जंगल में जाके बिजनेस सेटअप करा है। तो वहां पे कौन आएगा? ठीक है, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, उसके बाद आता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। अब हमने सोच लिया कि हमें बिजनेस करना कौन सा है, साइज देख लिया, ओनरशिप देख ली, लोकेशन देख ली, अब पैसा तो अरेंज करो। अल्टीमेटली पैसे से ही तो होगा बिजनेस स्टार्ट। तो आपको देखना है कि हम अपना पैसा कितना लगाएं, या फिर अगर हम लोग बाहर से बोरो करें, बैंक से बोरो कर सकते हो आप, पब्लिक से बोरो कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको देख के चलना है कि हम कितना पैसा अपना खुद का लगाएंगे, कितना पैसा बाहर से बोरो करोगे। उसके साथ साथ आपको देख के चलना है, डिसाइड करना है कि कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब ये क्या है, देखो दो तरह की कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हो उसमें जो पैसे लगाते हो, मतलब अगर मुझे कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई लैंड खरीदना है, तो उसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है और उसे आप वापस नहीं ले सकते। कि अगर मैंने कोई मशीनरी खरीद ली सपोज 50 लाख की, तो वो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसे मैं वापस नहीं ला सकती। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल क्या है कि जो मशीनरी खरीदी है उस पर डेली बेसिस पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसके रिपेयर का, मेंटेनेंस का, उस पर जो फ्यूल खरीदोगे, फ्यूल के जो चार्जेस होंगे, वो क्या होता है वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को चलाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो किस में आते हैं, वर्किंग कैपिटल में। आपके वर्कर्स की सैलरी हो गई, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब किस में आते हैं, वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो आपको डिसाइड करके चलना है कि हमें कितना पैसा फिक्स्ड कैपिटल के लिए चाहिए, कितना हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल जो कि बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होगा पैसा। क्लियर हुआ, ये भी हो गया। उसके बाद आपको देखना है फिजिकल फैसिलिटीज। अब रिसोर्सेज अरेंज करो, लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन सबको रिसोर्सेज को अरेंज करना स्टार्ट करो, इसी से तो बिजनेस करोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट लेआउट। अब आपने जितने भी इक्विपमेंट्स अरेंज किए हैं, जितने भी टूल्स, मशीनरी आपने एक्वायर किए हैं, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाओ। मतलब कि कहाँ पे कौन सी मशीनरी सेटअप करोगे जो कि आपको प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में यूजफुल हो। ठीक है, ये भी कर लिया। उसके बाद आता है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अब जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, वो अपने आप तो चलेंगी नहीं, रोबोट्स तो है नहीं, तो लोगों को हायर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक ऐसी वर्कफोर्स हायर करनी है, ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड हो, जिन्हें काम करना आता हो, जो कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट जनरेट करके दें। इससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। ठीक है, आपको देख के चलना है कि हमें कितना स्किल्ड लेबर चाहिए, कितना अनस्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होंगी जहाँ पे अनस्किल्ड लेबर भी काम कर सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, और जो ऑफिस वर्क होता है वहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि टेक्नोलॉजी फैमिलियर हो। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि हमें कितनी स्किल्ड लेबर चाहिए, कितनी अनस्किल्ड लेबर चाहिए, एक अच्छी वर्कफोर्स अरेंज करनी होगी। ठीक है, अब अगर आपने ये सभी पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, उसके बाद एक मेन पॉइंट आता है टैक्स प्लानिंग। अब जब आप बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। सरकार आएगी आपके पास कि भाई साहब टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। बहुत सारे टैक्स हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है। तो आप जिस भी कंट्री में रह के, जिस भी जगह पे रह के बिजनेस कर रहे हो, वहाँ के टैक्स स्ट्रक्चर को समझो कि कितना टैक्स आपको पे करना है, कहाँ पे आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दोगे, जिससे आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग करना जरूरी है, टैक्स स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। ये भी कर लिया। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। आपने सभी फैक्टर्स को कंसिडर कर लिया, उसके बाद आप फाइनली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज हैं तो उन्हें पूरा करो और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो होपफुली आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी इसकी एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर करना, 11th में एनसीईआरटी, और वो भी बिजनेस स्टडीज के लिए जरूरी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना,
तुम्हारा मन करे तो, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।